हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राम राम। आज मैं स्टेटिस्टिक्स का चौथा पार्ट लेके आया हूँ और ये लास्ट पार्ट है। चौथा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। ये यूपीएसआई और रेलवे के लिए स्पेशली है। टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए सिर्फ पार्ट 3 तक ही था। ये चौथा पार्ट जो मैं लेके आया हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स का चौथा पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। कर्म के दीप जलाने पड़ते हैं। कर्म के दीप जलाने पड़ते हैं, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किस्मत के भरोसे बैठे रहें तो सब कुछ हमें बना बनाया, पका पकाया सब मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के जो बचे हुए पार्ट हैं, उसमें आपका हम माध्य विचलन पढ़ेंगे, क्योंकि माध्य विचलन पे प्रश्न बनता है और माध्य विचलन पे यूपीएसआई में प्रश्न बना हुआ है, रेलवे में हम पर प्रश्न बनाता है। मानक विचलन यानी कि माध्य विचलन अलग चीज है, मानक विचलन अलग है। हम मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन पढ़ेंगे, फिर हम मानक विचलन पढ़ेंगे मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक विचलन गुणांक पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? मानक विचलन गुणांक पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रसरण पढ़ेंगे, मतलब वेरिएंस उसको बोलते हैं। प्रसरण को ही एक और नाम से जानते हैं, उसको हम विचरण भी बोलते हैं। प्रसरण को विचरण भी बोलते हैं। कंफ्यूजन मत होइए कि प्रसरण क्या और विचरण क्या। प्रसरण को ही हम विचरण बोलते हैं। विचरण गुणांक यानी कि चाहे प्रसरण गुणांक बोले चाहे विचरण गुणांक बोले, बात एक ही है। इसी को विचरण गुणांक बोलते हैं, इसी को प्रसरण गुणांक बोलते हैं, और प्रसरण को ही विचरण बोलते हैं। तो विचरण प्रसरण एक चीज है और विचरण गुणांक और प्रसरण गुणांक एक चीज है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्थक। चतुर्थक मतलब क्वार्टाइल। क्वार्टाइल है, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये दशमक पढ़ेंगे, नाम से बोल रहा है दशमक। ये चतुर्थ मतलब 4 है, दशमक मतलब 10 है, शतमक मतलब शत मतलब होता है 100, शतमक यानी परसेंटाइल पढ़ेंगे। इसको क्यू से प्रदर्शित करेंगे, इसको डी से प्रदर्शित करेंगे, इसको पी से। अभी हम 1 बाय 1 करके एक एक सारी चीजें हम सीखेंगे कि कौन कौन से क्या कैसे होते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं इसमें, माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होता है? मतलब मीन डेविएशन। माध्य विचलन को इंग्लिश में मीन डेविएशन बोलते हैं। इसे औसत विचलन भी कहते हैं। माध्य विचलन को ही औसत विचलन कहते हैं, क्योंकि माध्य का मतलब ही होता है औसत। तो हम चाहे माध्य विचलन बोले या इसे ही औसत, माध्य के स्थान पे औसत समझिएगा, माध्य को ही औसत बोलते हैं। तो इसे हम औसत विचलन यानी कि एवरेज डेविएशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये डेल्टा का सिंबल है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आपका माध्य विचलन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। मूल्यों का विचलन निकालते समय, हम जब भी विचलन निकालेंगे उसमें उस निकालते समय प्लस तथा माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। प्लस और माइनस चिन्ह को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लेंगे विचलन में। अर्थात ऋणात्मक विचलन भी धनात्मक मान लिए जाते हैं। अर्थात ऋणात्मक विचलन जो है भी वो धनात्मक मान लिए जाते हैं, उसको हम धनात्मक मान लेते हैं। जो भी ऋणात्मक विचलन होंगे उसको हम सबको धनात्मक मान लेंगे। ठीक, ऋणात्मक विचलन कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें माध्य विचलन की है। माध्य विचलन को औसत विचलन कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और इसका विचलन निकालते समय हम प्लस माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। हम सबको प्लस ही समझते हैं, माइनस नहीं समझते हैं, यानी अर्थात ऋणात्मक विचलन भी हमारा धनात्मक मान लिया जाता है। ठीक, चलिए अब आपका प्रश्न आता है कि संख्या 10 मैंने फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि फार्मूला आप समझेंगे अभी, अब क्योंकि वहां फार्मूला समझाएंगे तो कम समझ में आएगा। संख्या है 10, 9, 21, 16, 24 का माध्य विचलन क्या है? ये आपके रेलवे का प्रश्न है। संख्या है 10, 9, 21, 16, 24 का माध्य विचलन ज्ञात करना। मुझे क्या निकालना है? माध्य विचलन निकालना है। आइए हम निकालते हैं माध्य विचलन। हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन निकालना है। इसका क्या? मीन डेविएशन निकालना है। तो माध्य विचलन कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। ये हम 10 लिख देंगे, ये हम 9 लिख देंगे, ये हम 21 लिख देंगे, ये हम 16 लिख देंगे, ये 24 लिख देंगे।
तो सबसे पहले 10, 9, 21, 16, 24 का हम औसत निकाल लेंगे। माध्य का मतलब क्या है, हम इसका औसत निकाल लेंगे, यानी कि इसका माध्य निकाल लेंगे। जैसे ही माध्य विचलन बोला, इसका हम औसत या माध्य निकाल लेंगे। औसत या फिर क्या निकाल लेंगे, इसको माध्य लिख देते हैं, ठीक। इसका हम माध्य निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालेंगे कैसे, माध्य विचलन बोल रहा है तो सबसे पहले हमें माध्य निकालने की जरूरत है। माध्य कैसे निकालते हैं, आपको पता है, सबका जोड़, यानी कि 10 और प्लस 9 और प्लस 21 और प्लस 16 और प्लस 24, सबको जोड़ के बटे कितनी संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या से भाग कर देंगे। जोड़ेंगे 21 9 30, 10 40 और 40 और 16 56 और 56 4 60 और 60 और 20 80 और 80 बटे कितना हो जाएगा 5। 80 को 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा माध्य आ गया 16। क्या आ गया, हमारा माध्य आ गया 16। हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया 16। हमारा क्या आ गया, माध्य 16 आ गया, ठीक। माध्य 16 आ गया। माध्य विचलन बोल रहा है तो हमें माध्य निकालना कंपलसरी है। चाहे माध्य विचलन निकालना हो, चाहे मानक विचलन निकालना हो, दोनों में औसत आपका यानी कि माध्य निकालना कंपलसरी है, ठीक। हमने निकाल लिया 16। ये हमारा संख्याएं हैं, ये हमारा x है और ये जो हमारा आया x बार है, ये है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 16, इसको भी 16, इसको भी 16, इसको भी 16, इसको भी 16। ये हमारा संख्या है और ये हमारा माध्य आया। इसके लिए भी माध्य 16, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। इसमें से ये घटाएंगे तो ये हमारा डेविएशन आएगा। हमारा क्या आएगा, डी आएगा। 16 में से 10 या 10 में से 16 घटाएं, वैसे घटाना इसमें से ये चाहिए। तो 10 में से 16 घटाएंगे -6, मतलब 6 अंतर आएगा। 9 में से 16 घटाएंगे या 16 में से 9 घटाएं 7 आएगा, हमें माइनस नहीं लेना है। 21 में से 16 घटाएंगे 5 आएगा और 16 में से 16 घटाएंगे 0 आएगा और 24 में से 16 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक। ये चीज़ आया, ये डेविएशन है। ये क्या हमारा डेविएशन है, इसको जोड़ लेंगे। 8 5 13 7 20 6 26, ये हमारा 26 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, 26 आ गया। अब 26 में किससे भाग करना है, तो माध्य से भाग करना होता है। किससे, माध्य विचलन निकाल लेते हैं। चलिए अब हम माध्य विचलन निकालेंगे, यानी कि माध्य विचलन निकालेंगे। माध्य विचलन जब निकालेंगे तो माध्य विचलन जो आएगा वो ये 26 आया। इस 26 को किससे भाग करेंगे, इस 26 को किससे भाग करेंगे, संख्या से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, संख्या से। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं। 5 से भाग करिए, भाग करें कितना जाएगा, 5 5 25, बचा कितना, 1 नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5.2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी आप समझिएगा, प्रश्न को मैं 3-4 प्रश्न रखा हूं, आप करते चलिएगा। सबसे पहले संख्याओं का माध्य विचलन निकालना है तो हमें माध्य निकालना है। इसका माध्य निकाल लेंगे, यानी कि इसका औसत निकाल लेंगे, 16 आया। अब कुछ नहीं करना है, 16 और 10 का अंतर 6, 16 और 9 का अंतर 7, 16 और 21 का अंतर 5 और 16 और 16 का अंतर 0 और 16 और 24 का अंतर 8। ये डी डेविएशन, यही तो डेविएशन हो रहा है। डेविएशन का मतलब ये, इसका डिफरेंस ही समझिए। डेविएशन मतलब ये आपका क्या आ गया, विचलन। विचलन कितना हो रहा है आपका, 6 7 5 0 8, सारा डेविएशन को जोड़ लेंगे, ये 26 आया। ये 26 आया। इसी को हम डेविएशन यानी कि समेशन है। ये समेशन का मतलब होता है सम है। ये क्या है, सम है। ये सम है, ये 26 आ गया। इस 26 को कुल कितनी संख्याएं उससे भाग कर देंगे, ये मानक आपका माध्य विचलन आ जाएगा। ये माध्य विचलन आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, समझ में आएगा। अगला प्रश्न करेंगे तो ये आपके एनटीपीसी का प्रश्न है। आंकड़ा दिया गया 3 10 10 4 7 10 5 का माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका माध्य निकाल लेंगे। चलिए माध्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले माध्य निकालिए। 3 + 10 + 10 + 4 और +7 और +10 और +5, ये हो गया। और इसका संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। जोड़ लेंगे।
ये 10 10 20 और 20 3 23 और 23 4 27 और 27 7 34 और 34 10 44 5 49, 49/7 आ गया। भाग करेंगे तो 7 7 49 यानी कि 7 आ गया। माध्य कितना आ गया? 7। अब इसका क्या निकाल लेंगे? इसका क्या निकाल लेंगे? विचलन निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे? विचलन निकाल लेंगे। विचलन कितना आएगा? तो 7, ये इसका और इसका अंतर, 7 और 3 का अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। 7 और 3 का अंतर 4 आएगा। और प्लस ये 7 और 10 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। इस 7 और 10 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। इस 7 और 4 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। और 7 और 7 का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। और ये 7 और 10 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। इस 7 और 5 का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। ये विचलन आ गया। ये विचलन आ गया। इसका मतलब ये आ गया इसका जोड़, विचलन का जोड़। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 2 18, 18 ये विचलन आ गया। हमें क्या निकालना? माध्य विचलन। देखिए इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बस 1 2 बार 3 बार 4 बार लगाएंगे तो ये प्रश्न बने हुए भी मैं करा रहा हूँ। यही होता है समेसन डी बटे कुल संख्या, यही होता है। तो समेसन डी आपका कितना आया? 18 आया। और संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। 18/7, 18/7 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बहुत ही आसान होता है माध्य विचलन निकालना। तो सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे और फिर इस अलग अलग संख्याओं का हम डिफरेंस ले लेंगे, डेविएशन ले लेंगे, यानी कि विचलन ले लेंगे। 7 और 3 का अंतर 4, 7 और 10 का अंतर 3, 7 और 10 का अंतर 3, 7 और 4 का अंतर 3, 7 और 7 का अंतर 0, 7 और 10 का अंतर 3, 7 और 5 का अंतर 2। क्योंकि प्लस और माइनस इसमें कोई मतलब नहीं रखता है। मानक विचलन या फिर आपका माध्य विचलन में आपका प्लस और माइनस नहीं होता है। विचलन हमेशा आपका धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में नहीं होता है। तो ये आपका विचलन आ गया, विचलन का जोड़ आ गया, यानी समेसन डी आ गया। समेसन का मतलब ये सबका जोड़ दिखा रहा है। कितना हो गया? 18। और माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? टोटल जो विचलन आया वो उसका जोड़ बटे कुल कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। विचलन का जोड़ बटे संख्या से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? माध्य विचलन आ जाएगा। अगला प्रश्न यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य का माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है मुझे? माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम माध्य निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? हम माध्य निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। चलिए माध्य निकालिए। तो 22 + 18 + 31 + 43 और +7 और +19 और +10 और +15 और +20 और +15, इन सबको भाग करना किससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 से भाग करना है। इसको हम भाग करेंगे। 22 और 18 जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ते हैं या ऐसे जोड़ लीजिए। ये 43 7 50 हो गया और 22 18 ये कितना हो गया? या ऐसे जोड़ लीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 5 10 और 10 में 0 जोड़ेंगे 10 हुआ, 10 9 19 और 19 7 और 19 7 कितना हो गया? 26 और 26 और 3 29 और 29 1 30 और 30 8 28, 30 8 38 सॉरी 38 2 40 की शून्य हासिल 4 हो गया। 4 और 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 और 10 4 14 और 14 3 17 और 17 1 18 और 18 2 20, ये 200 हो गया। 200/10 ये आपका कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। आपका माध्य कितना आ गया? 20 आ गया। माध्य 20 आ गया तो हमें इसका क्या निकालना है? समेसन डी निकालना है। समेसन क्या निकालना है? डी, यानी कि विचलन निकालना है। तो 20 और 22 का अंतर कितना आया? 2। 20 और 18 का अंतर कितना आया? 2। और 20 और 31 का अंतर कितना आया? 11। और 20 और 43 का अंतर कितना आया? 23। और 20 और 7 का अंतर कितना आया? 13। और 20 और 19 का अंतर कितना आया? 1। और 20 और 10 का अंतर कितना आया? 10। और प्लस 20 और 15 का अंतर कितना आया? 5। और प्लस और 20 और 20 का अंतर 0 और प्लस और 20 और 15 का अंतर 5।
ये जोड़ लीजिए, ये कितना आ गया 2 2 4 और 11 4 15 और 15 और 23, 15 और 23 38, 38 3 41 और 41 10 51, 51 1 52, 52 10 62, अब 62 अब 5, 62 5 67 और 67 अब 5, 67 5 कितना हो जाएगा 72, ये 72 आ गया। ये कितना आ गया 72। हमें क्या निकालना है, हमें विचलन निकालना है। कौन सा, माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन, माध्य विचलन निकालना है। बहुत टफ नहीं, चीज़ें लिख रहे हैं, इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। कुल विचलन का जोड़ बटे संख्या, तो विचलन हमारा कितना आया 72, विचलन का जोड़, संख्याएं हमारी कितनी है 10 संख्याएं हैं, भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 7.2, 7.2 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। कहीं से कुछ भी टप नहीं हो, चाहे एनटीपीसी में आए, चाहे ग्रुप डी में आए, चाहे जिस भी एग्जाम में आए, यूपीएसआई में आए, किसी भी एग्जाम में आए, और बने हुए आपके एग्जाम के प्रश्न हैं। आप करते चलिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए अगला प्रश्न यूपीएसआई 2017 का फिर से है और पूछ क्या रहा है, माध्य विचलन बताइए। अब ये डाटा जो दिया है ये हमारा खंडित आंकड़े है। ये कैसा आंकड़ा है, खंडित आंकड़े है। इसका कैसे निकालेंगे, तो खंडित आंकड़ों का माध्य निकालना जानते हो, आइए मैं कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। ये आपका x है, ये आपका f है, ये आपका कितना है 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है और ये 3 है, फ्रीक्वेंसी है। ये मूल्य है, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता है। 3 है, 12 है, 18 है, 12 है और 3 है। इसके हम क्या निकाल लेंगे, fx निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, fx, क्योंकि माध्य निकालना है। खंडित आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए आपको बताए थे कि x गुणे fx होगा। 10 गुणे 3 कितना 30 और 11 गुणे 12, 12 इकन्नम 12 के 2 और 12 इकन्नम 12 एक 13, 132 और 18 12 में 12 8 96 की 6 हासिल 9 और 12 इकन्नम 12 9 21 216, 12 13 में 156 गुणा कर लीजिएगा और 14 3 42, ये आ गया। ये आया, इतना समझिए पहले। इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम माध्य निकाल लेंगे। ये जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 6 2 8 8 6 14 14 2 16 की 6 6 6 12 12 4 16 की 6 3 3 6 1 7 7 5 12 अब 12 4 16 1 17 के 7 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 576 आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो 18 12 30, 18 12 30 और 30 12 30 12 42 अब 42 3 45 3 48, ये 48 आ गया। इसमें से इससे भाग करेंगे कि ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। आप समझिएगा हमारा माध्य कैसे आएगा, तो हमारा जो माध्य आएगा वो 576 में हम 48 से भाग करेंगे तो 48 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48 और 24 24 हम में 576 होता, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। माध्य कितना आ जाएगा 12। 576 को 48 से भाग करेंगे, माध्य हमारा कितना आ गया 12। अब आपको चीज़ें यहाँ समझनी है। माध्य हमारा 12 आ गया, इसी में हम आगे बढ़ाएंगे। माध्य हमारा 12 आ गया तो हमारा ये विचलन निकालना, हमारा क्या निकालना है, विचलन निकालना है। ये डी निकालना है, dx कर सकते हैं। आपका क्या है, ये डेविएशन विचलन है। विचलन कैसे निकालेंगे, विचलन कैसे निकालेंगे, पहले विचलन क्या है, इसको हम x बार लिख देते हैं। समझिएगा इस प्रश्न को समझिएगा। पहले तो हम इसका माध्य निकाल लिए, माध्य निकालना मुझे आता ही है। अब हम क्या निकाल लेंगे, ये माध्य आ गया, माध्य मतलब x बार होता है। अब ये माध्य हमारा कितना आ गया, हमारा माध्य 12 आ गया, तो 12 आ गया, x में से ही घटाते हैं। ये अगर आपका चलिए 12 12 लिख देते हैं, कुल 12 12 लिख देते हैं, ये समझ में आ जाएगा ज़्यादा। 12 12 लिख दिए। तो अब हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, ये हमारा dx आएगा, dx मतलब डेविएशन आएगा। तो बताइए 12 और 10 का अंतर कितना हुआ, 2 हुआ। 12 और 10 का अंतर 2 हुआ, लेकिन बारंबारता 3 है। 12 और 10 का अंतर 2 हुआ तो 2 आया, और 2 में कितने का गुणा हुआ 3, तो ये 6 आएगा, क्योंकि बारंबारता भी दी है ना। 12 और 10 का अंतर 2 एक बार के लिए है,
3 बार बारंबारता, इसका मतलब कितना हुआ 6 आ गया डेविएशन। इसका कितना 12 और 11 का अंतर कितना 1 आया, और 1 गुणे 12 कितना हो जाएगा 1 गुणे 12 ये 12 आ जाएगा। समझिएगा इस प्रश्न को, 12 और 12 का अंतर 0 आ गया, 0 में 18 का गुणा करेंगे तो 0 में किसी का भी गुणा करो सब 0 हो जाता है। और 12 और 13 का अंतर 1 आया, और 1 गुणे 12 ये 1 गुणे 12 ये 12 हो गया। समझिएगा बहुत आसान है, 1-2 बार करेंगे तो अपने आप। 14 और 12 का अंतर 2 हुआ, और 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 6 हो गया। ये चीज आई, ये चीज आ गई। समझ गए कि नहीं? हमारा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमने इस आंकड़े का पहले तो माध्य निकाल लिया, इतना हमें करना है, इतना माध्य 12 आया, मैंने माध्य सबका लिख दिया 12 12 12। अब मुझे विचलन निकालना है तो 12 x का लेते हैं, x और x बार का। 12 में से 10 गए, 10 में से 12 गए, 2 आया, 2 1 बार का होगा तो बारंबारता 3 बार है तो 3 दूनी 6 हो गया विचलन। इसी तरह से 11 और 12 का आपका विचलन कितना आया 1 बार का है, तो यहाँ 12 बार है तो 12 आपका विचलन हो गया। तो ये विचलन जोड़ लीजिए, 12 6 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18 हुआ, 18 12 30 और 30 6 36 ये हुआ। अब हमारा विचलन आ गया और हमारा क्या निकालना है, हमारा माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है माध्य विचलन। टफ चीज़ें नहीं है, अगर टफ हैं तो समझने की कोशिश करें। ये समेसन डी और समेसन डी को, ये हमारा क्या है समेसन डी है, ये समेसन डी है और ये हमारा क्या है एन है। समेसन डी को एन से भाग करेगी, समेसन डी हमारा 36 आया और हमारा एन कितना है 48। 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, भाग करेंगे जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 30 हो गया, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, 0.75 कहाँ दिख रहा है ए में दिख रहा है। बहुत टफ नहीं है, बस इतने ही दूर में मैंने लगाया है, इतने ही दूर में मैंने लगा दिया, बस उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया हूँ। आप 1 बार 2 बार इसको करेंगे तो अपने आप आसान लगेगा। ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। मानक विचलन पे जितने प्रश्न बने हैं अगर उनको 1 बार डिस्कस करोगे, अगली बार मानक विचलन बनाएगा तो फिर से आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मानक विचलन कहाँ से आ गया, मानक विचलन या माध्य विचलन। माध्य विचलन मानक विचलन पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी माध्य विचलन पढ़ रहे हैं। माध्य विचलन आपको एनटीपीसी का प्रश्न करा दिया, ग्रुप डी का प्रश्न करा दिया, यूपीएसआई के प्रश्न बने हैं, इसको मैं करा दिया। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया होगा। दरअसल एक तो सिंपल होता है व्यक्तिगत आंकड़े का, ये आपका खंडित आंकड़े है। इसका खंडित आंकड़े का तो माध्य निकालना मैंने सिखाया था, ये माध्य निकाल। देखिए भागेंगे तो कुछ नहीं, यही प्रश्न फिर से बनने वाले हैं, तो क्यों ना हम जमकर इसी पे पढ़ें और इसी पे खूब मेहनत करें कि अगर इस तरह से प्रश्न बनेगा तो मुझसे क्यों नहीं होगा। जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक, चलिए अब हमने पढ़ लिया माध्य विचलन। अब आते हैं मानक विचलन पे। दोनों चीज़ें अलग हैं, माध्य विचलन और मानक विचलन। मानक विचलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। ये किससे, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये हमारा सिग्मा है। और माध्य विचलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। ये दोनों चीजें, माध्य विचलन को डेल्टा से, मानक विचलन को सिग्मा से। इसमें क्या चीज है देखेंगे तो उसमें सिर्फ समेसन डी था, उसमें क्या था डी था, उसमें क्या था सिर्फ, उसमें आपका डेविएशन था। इसमें डेविएशन का क्या है, स्क्वायर है और एन से ही भाग करते हैं, लेकिन इसमें क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। यानी कि हम जैसे माध्य विचलन पढ़े हैं उसी तरह से मानक विचलन करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। आइए प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे 11 7 10 13 9 का मानक विचलन, ये चीज मानक विचलन है। और आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। हम यूपीएसआई को तो पढ़ ही रहे हैं, हम सबका पढ़ रहे हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। हमें चाहे मानक विचलन निकालना हो और चाहे माध्य विचलन निकालना हो, हम निकालेंगे क्या, माध्य निकालेंगे। माध्य मतलब औसत निकालेंगे। ये चीज हमें करना ही पड़ेगा, दोनों में करेंगे। एक संख्या 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, 11 7 18 और 18 और 10 28 और 28 और 10 28 और 10 38 38 3 41 9 50 और 50 और बटे कितना 5, ये हमारा माध्य कितना आ गया 10। ये चीज़ें समझ गए होंगे, माध्य 10 आ गया, माध्य 10 आ गया।
हम क्या निकालेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। ऐसे ऐसे बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा 11 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 13 है, ये हमारा 9 है। यही तो है, ये हमारा 11 है, हमारा 7 है, हमारा 10 है, 13 है, 9 है, ये x है, और ये हमारा x बार है। यही तो हमारा माध्य है। ये 10, ये भी 10, ये भी 10, सबके लिए 10 10 है, माध्य सबके लिए 10। अब ये जो आएगा, ये हमें क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ हमें निकालना है समेसन, हमें डी स्क्वायर निकालना है, dx स्क्वायर निकालना है, मतलब d का स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है, d का स्क्वायर निकालना है। मतलब 11 और 10 का अंतर कितना है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 10 और 7 का अंतर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 9। 10 और 10 कितना है, 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0। और 13 और 10 का अंतर कितना हुआ, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और 9 और 10 का अंतर कितना, 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो वहाँ पे बस इतना ही है कि माध्य विचलन में सिर्फ अंतर लेते हैं, माध्य विचलन में सिर्फ अंतर लेते हैं, और मानक विचलन में क्या करते हैं, अंतर का स्क्वायर लेते हैं। अंतर का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। जोड़ लेंगे, 9 1 10, और 10 और 10 ये 20, ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया, ये हमारा आ गया समेसन डी स्क्वायर है। ये समेसन डी आया, समेसन डी का स्क्वायर है, यानी कि जो मानक विचलन आया उसका स्क्वायर हुआ है ना। ये मानक विचलन 1 आया, उसका स्क्वायर हुआ है। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 ही संख्या है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन निकालना है, एसडी निकालना है, इसको एसडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी बोलते हैं। मानक विचलन जो होता है वो समेसन डी का स्क्वायर बटे एन ये होता है, और इसका वर्गमूल भी लेते हैं। इसका क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो हमारा कितना आया, हमारा अंडर रूट के अंदर समेसन डी का मान 20 आया, और इसका मान एन का मान 5 है, भाग करेंगे 4 हुआ, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2, और आपका 2 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। माध्य विचलन और मानक विचलन में बस इतना ही डिफरेंस है कि माध्य विचलन में हम सिर्फ अंतर लेते थे, और मानक विचलन में ये आपका माध्य और उस संख्या का हम अंतर जो आएगा उसका वर्ग करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, और फिर उन जो वर्ग आए हैं उनका जोड़ कर देंगे, तो ये डी स्क्वायर हो गया। अब इसमें संख्या यानी से भाग कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। उसमें रूट नहीं था, उसमें डायरेक्ट आपका डी आया और उसको संख्या से भाग कर देते थे, तो आपका क्या निकलता था, माध्य विचलन। यहाँ पे हमें मानक विचलन में क्या है कि इसके वर्ग करके जो आएगा उसका जोड़ को हम संख्या से भाग करेंगे, तो हमारा ये उसका रूट ले लेंगे। चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी कई प्रश्न करते हैं, ये आपके आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। अगला एनटीपीसी का क्वेश्चन है 10 10 9 10 10 11 10 9 11। इस समुच्चय का में क्या निकालना है, इस समुच्चय का में मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी कि एसडी निकालना है, एसडी निकालना है। तो एसडी निकालने से पहले यानी कि माध्य विचलन निकालना है, इसका मतलब मानक विचलन निकालना है, इसको हमें माध्य निकालना पड़ेगा। 10 + 10 + 9 + 10 और प्लस 10 और प्लस 11 और प्लस 10 और प्लस 11 और प्लस 9। इसको भाग किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 से भाग कर दीजिए। चलिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50 हो गया इतना, और 50 और 11 9 20, 11 9 20, 50 20 70, और 70 और 11 9 20, 70 20 90, 90/9। इसको भाग कर दिए तो ये 10 आया। इसको जोड़ेंगे तो 90 हुआ। कितना हुआ, जैसे 11 9 20 यहाँ से हो गया, 11 9 20 यहाँ से हो गया, और ये 20 20 40 हो गया, बाकी 10 10 20 10 30 10 40 10 50, और 50 40 90, 90/9। तो आपका कितना आ गया, 10 आ गया। मुझे मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार बार वो लाइन में मत लिखिए। हमें समेसन डी स्क्वायर चाहिए, हमें समेसन डी चाहिए, तो सिर्फ अंतर लेते हैं, लेकिन डी स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों का अंतर का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का अंतर 0 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का अंतर 1 का स्क्वायर और इन दोनों का अंतर 0 का स्क्वायर
और इन दोनों का अंतर 0 का स्क्वायर, और 10 और 11 का अंतर 1 का स्क्वायर, और फिर 10 और 10 का अंतर 0 का स्क्वायर, और फिर 10 और 11 का अंतर 1 का स्क्वायर, और फिर 10 और 9 का अंतर 1 का स्क्वायर। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 0 खत्म है। 1 का स्क्वायर यहाँ से 1 आएगा, और प्लस यहाँ से 1 आएगा, और प्लस यहाँ से 1 आएगा, प्लस यहाँ से 1 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। ये आपका डी स्क्वायर आ गया। हमें क्या निकालना है? मानक विचलन। क्या निकालना है? मानक विचलन। मानक विचलन जो होता है वो अंडर रूट के अंदर समेसन डी स्क्वायर बटे एन होता है। तो समेसन डी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4, और संख्याएं कितनी है? 9, और 4 बटे 9 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3। 2 बटे 3 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। 2 बटे 3 कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो माध्य विचलन और मानक विचलन में सिर्फ इतना ही अंतर है। वहाँ पे सिर्फ अंतर लेते थे, यहाँ जो लेंगे अंतर का क्या लेंगे? स्क्वायर। वहाँ पे समेसन डी आता था, यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर आएगा, और वहाँ पे समेसन डी बटे एन होता था, यहाँ पे समेसन डी स्क्वायर बटे एन का रूट लेना है। बस इतने करना है, दोनों में इतने अंतर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या समझ गए हैं? मानक विचलन गुणांक क्या होता है? तो मानक विचलन गुणांक जो होता है, देखिए मानक विचलन तो ठीक है, आगे गुणांक लगा दिया। आगे क्या लगा दिया? गुणांक। तो कुछ नहीं करना होता है, मानक विचलन निकालेंगे ही निकालेंगे, या मानक विचलन दिया रहेगा, मानक विचलन को किससे भाग कर देंगे? माध्य से भाग कर देंगे। मानक विचलन को अगर माध्य से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मानक विचलन गुणांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मानक विचलन गुणांक आ जाएगा। तो मानक विचलन गुणांक पूछेगा तो मानक विचलन दिया रहेगा और माध्य दिया रहेगा। मानक विचलन को माध्य से भाग कर देंगे तो मानक विचलन गुणांक आ जाएगा। प्रसरण क्या होता है समझिएगा, आपको क्वेश्चन में भी करा रहा हूं। प्रसरण को ही हम वेरिएंस बोलते हैं, इसी को एक और नाम से बोलते हैं विचरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचरण। मतलब प्रसरण क्या होता है? किसी श्रेणी का प्रसरण, अगर कोई सीरीज दी गई है उसका प्रसरण जो है उसके मानक विचलन का वर्ग होता है, उसके मानक विचलन का वर्ग। एक कोई सीरीज दी गई है और कह देगा उसका प्रसरण बताइए, तो सबसे पहले आपको मानक विचलन निकालना पड़ेगा, और फिर जो मानक विचलन आएगा उसका वर्ग कर देंगे तो प्रसरण आएगा। तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। जो प्रसरण होता है वो मानक विचलन का क्या होता है? वर्ग होता है। प्रसरण को v से लिखते हैं, v से होता है वेरिएंस, और इसको मानक विचलन को बताए थे कि सिग्मा होता है, सिग्मा का स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है? मानक विचलन का स्क्वायर ही हमारा क्या होता है? प्रसरण होता है। मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण आ जाएगा। बस इतने समझिएगा। मानक विचलन को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, माध्य विचलन को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। चीजें आप समझते चलिए, बहुत आसान है। अब प्रश्न आया हुआ है, ये एनटीपीसी का प्रश्न है। यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 8 है, मानक विचलन 8 है, तो इसका विचरण क्या होगा, यानी कि इसका प्रसरण क्या होगा? तो विचरण जो होगा वो क्या होता है? मानक विचलन मतलब सिग्मा का स्क्वायर होता है। मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन 8 दिया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो विचरण कितना आ गया? 64 आ गया। एनटीपीसी का प्रश्न है, आप उड़ा सकते हैं। तो मानक विचलन का स्क्वायर ही हमारा प्रसरण या विचरण होता है। प्रसरण बोले या फिर विचरण बोले, इसी को हम प्रसरण या बोलते हैं या फिर विचरण बोलते हैं। वेरिएंस होता है आपका, ठीक, वेरिएंस। समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की, ये भी एनटीपीसी का। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो जो प्रसरण होगा वो 6.5 का स्क्वायर होगा। मानक विचलन 6.5 है, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर। ऐसे भी लास्ट में अगर 5 रहता तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? तो 5 पचम 25 और 1 बढ़ा के 6 सते 42 और 1 अंक पे है तो वर्ग करेंगे तो 2 अंक पे हो जाएगा।
65 गुणे 65 2 बार कर लीजिएगा। दिक्कत किसी को है तो 65 गुणे 65 2 बार कर लीजिएगा, और 65 गुणे 65 2 बार करेंगे तो 42.5 आएगा। क्योंकि अगर ऐसे दिया है 25 का स्क्वायर तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 पूरा पूरा लिख देंगे, ये 2 है, 2 में एक बढ़ा के गुणा करेंगे 6। ऐसे 35 का स्क्वायर है तो 35 के स्क्वायर को ऐसे 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, 3 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, 3 चौके 12। इसी तरह से 45 है तो 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 पचम 25 लिख देंगे, 4 है एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 4 पंचे 20। इसी तरह से 55 है, 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 पचम 25 लिखेंगे, और 5 है तो एक बढ़ा के गुणा करेंगे, 30 25 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिख देते पूरा पूरा, और जो संख्या दी गई है उसके बाद उसका बढ़ा के गुणा कर लेते हैं। तो यही चीज़ है, 65 है, दशमलव भूल जाइए, 65 है, 5 पचम 25 लिखेंगे, 6 है एक बढ़ा के गुणा, 6 सते 42, और 1 अंक पे है वर्ग करेंगे तो 2 अंक पे हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, ये तो कैलकुलेशन के लिए है, ये आपको मैं समझा दिया, ये कैलकुलेशन के लिए, ठीक। आपको बस इतना ही करना। प्रसरण जो होता है वो मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर। प्रसरण जो होता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। चलिए अगला, यदि एक बंटन का, एनटीपीसी का प्रश्न है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा। तो जो विचरण होगा आप डायरेक्ट मार सकते हो, विचरण जो होगा वो मानक विचलन का स्क्वायर होगा। मानक विचलन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। मानक विचलन 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81, 81 होगा, 9 9 81 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर तेजी चलते हैं क्योंकि सेम टाइप के प्रश्न हैं। एक डेटा सेट का प्रसरण 196 है, प्रसरण देगा मानक विचलन पूछेगा, मानक विचलन देगा तो प्रसरण पूछेगा। तो यहाँ मानक विचलन बताना है। तो आपको पता है यही फार्मूला, प्रसरण जो होता है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है, या मानक विचलन का स्क्वायर होता है। मानक प्रसरण जो होता है वो क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। प्रसरण 196 दिया है, मानक विचलन पूछ रहा है, मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन का स्क्वायर है। तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन, मानक जो विचलन होगा वो क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 196, अंडर रूट 196 का वर्गमूल निकालेंगे 14 आ जाएगा। ये मानक क्या आ जाएगा, विचलन आ जाएगा। अगर मानक विचलन दिया है तो उसका वर्ग करते हैं तो प्रसरण, प्लस माइनस मत करिएगा। 196 का वर्गमूल निकालें तो कहेंगे सर प्लस माइनस 14 भी सही हो सकता है, गलत। मैंने बताया कि विचलन न तो प्लस में होता न तो माइनस, हमेशा आपका धनात्मक में ही होता है, तो प्लस माइनस में नहीं, 14 आपका बी आंसर सही है। कौन सही है, बी सही है। प्लस माइनस 14 नहीं होगा क्योंकि मानक विचलन में निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो वहाँ प्लस माइनस क्यों, हमेशा प्लस में ही रहेगा। क्या आएगा, 14 आंसर आएगा। माइनस में और प्लस में आप मत जाइए। मानक विचलन मैंने बताया था, विचलन में प्लस और माइनस को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये आपका प्रश्न हो गया। प्रसरण दिया था, मानक विचलन पूछ लिया, तो मानक विचलन पूछ लिया तो इसका रूट ले लेंगे, और अगर मानक विचलन दिया है तो उसका वर्ग कर देंगे तो प्रसरण आ जाएगा। कुछ करना नहीं, 196 दिया, 196 का वर्गमूल ले लीजिए। अगर वो मानक विचलन दिया होता तो उसका वर्ग कर देते, यही करना है। चलिए अगला प्रश्न, एक डेटा सेट का प्रसरण, एनटीपीसी का प्रश्न, एक डेटा सेट का प्रसरण 144 है, मानक विचलन बताना है। तो मानक विचलन क्या आ जाएगा, मानक विचलन क्या आएगा, मानक विचलन जो आएगा वो अंडर रूट हो जाएगा प्रसरण के, प्रसरण का अंडर रूट। तो प्रसरण कितना है 144, प्रसरण कितना 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12 आएगा। प्लस माइनस 12 नहीं, ओनली 12 आपका आएगा, क्योंकि प्लस विचलन हमारा माइनस प्लस में नहीं होता, सिर्फ प्लस प्लस में ही होता है, ठीक। तो आपका क्या आएगा आंसर 12। 144 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, 12 बार हमें 144 होता है, 12 आएगा। बहुत आसान है, सब एग्जाम में बने हुए प्रश्न हैं, आप करते चलिए। अगला ये 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आपके नोट को याद कर लेना, समझ लेना है। सहसंबंध गुणांक एक होता है, अगर ये प्रश्न बनाएगा यूपीएसआई में तो आपके बस से ही 2 प्रश्न बनाएंगे, अगर इसमें बनाएगा तो, क्योंकि अगर बना दिया तो कर नहीं पाएंगे बच्चे, आपको बस याद करना है।
एक होता है सहसंबंध गुणांक का मूल्य जो है वो -1 तथा +1 के बीच में होता है, कि मध्य स्थित होता है, मतलब -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा, मतलब -1 से +1 के बीच में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सहसंबंध गुणांक। मतलब सहसंबंध गुणांक का जो मान होगा वो -1 से बड़ा होगा, +1 से छोटा होगा, मतलब -1 से +1 के बीच में स्थित होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, दो स्वतंत्र चर हैं, दो स्वतंत्र चर है। चर और अचर आप समझते हैं, चर और अचर समझते हैं। दो स्वतंत्र चर का सहसंबंध गुणांक, अब ये ध्यान दीजिए, दो स्वतंत्र चर, ये दो स्वतंत्र चरों का सहसंबंध गुणांक 0 होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने के, सहसंबंध जो गुणांक होता है वो अगर पूछेगा किसके किसके बीच में होता है, तो -1 और +1 के बीच में होता है। और अगला आपका दो स्वतंत्र चरों का जो सहसंबंध गुणांक है, दो स्वतंत्र चरों का जो सहसंबंध गुणांक है वो 0 होता है। कितना होता है, 0। ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, आपको याद करना, लर्न करना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका यूपी पीसीएस, ये आपके सीसेट का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया। सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्न में से किसके बीच में होता है, यानी किसके मध्य होता है। अब भी मैंने बताया सहसंबंध गुणांक जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। आपका आंसर हो जाएगा -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से बड़ा और +1 से छोटा, मतलब वही होता है। दो स्वतंत्र चरों का अगर पूछता, दो स्वतंत्र चरों का सहसंबंध गुणांक कितना होता, तो आंसर हमारा 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब हम आते हैं चतुर्थक। चतुर्थक पे आपके क्वेश्चंस बनाया हुआ है, आपके यूपीएसआई में बनाया हुआ है। चतुर्थक का मतलब, चतुर्थ मतलब होता है 4। किसी दी गई श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करते हैं। चतुर्थक जो है वो किसी दी गई श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 4। चतुर्थक बोल रहा है, मतलब इसमें 4 भाग होंगे। कितने भाग, 4 भाग होंगे। चतुर्थक कितने होंगे, 3 चतुर्थक, एक कम होता है चतुर्थक। 4 भाग होंगे, चतुर्थक कितने होंगे, तो 3 चतुर्थक होंगे। एक होता है Q1, एक होता है Q2, एक 4 पार्ट में बांट दिए। एक पार्ट यहाँ तक है, दूसरा पार्ट यहाँ तक है, तीसरा पार्ट यहाँ तक है, चौथा पार्ट ये। इसको हम 4 पार्ट में ऐसे बांट दिए, 1 2 1 3 और 4 पार्ट में। ये 4, एक पार्ट यहाँ तक ये Q1 कहलाएगा, एक पार्ट यहाँ तक ये Q2 कहलाएगा, एक पार्ट यहाँ तक ये Q3। मतलब ये 3 दोनों साइड के छोड़ देंगे पॉइंट्स, तो 3 आपके क्वार्टाइल्स, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Q से। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझिएगा, इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम प्रथम चतुर्थक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थक। इसको हम द्वितीय चतुर्थक, इसको हम तृतीय चतुर्थक। इसको हम प्रथम चतुर्थक, इसको हम द्वितीय चतुर्थक, इसको हम तृतीय चतुर्थक। Q1 को प्रथम, Q2 को द्वितीय, Q3 को तृतीय। ये 25% होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 25% है, ये आपका 50% है, और ये आपका 75% है, और ये आपका 100% है। मतलब 4 पार्ट में ना 25, 50, 75, 100 बराबर बराबर पार्ट में बांट दिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थक को ही निम्न चतुर्थक भी कहा जाता है। प्रथम चतुर्थक को भी निम्न चतुर्थक कहते हैं, इसी को ही हम निम्न चतुर्थक भी बोलते हैं। प्रथम चतुर्थक को निम्न चतुर्थक बोलते हैं, और तृतीय चतुर्थक को ऊपरी चतुर्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी, ये ऊपर है। और द्वितीय चतुर्थक को मध्य चतुर्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य चतुर्थक। तो इसमें आपके यूपी उसमें पूछा हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ था, रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न आपसे पूछा हुआ था कि यदि जो है 75% के ऊपर, 75 के ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारा ऊपरी चतुर्थक, 75% के ऊपर ऊपरी चतुर्थक, और 25% तक आपका प्रथम चतुर्थक यानी निम्न चतुर्थक, तो मध्य चतुर्थक कितना प्रतिशत होगा, तो मध्य चतुर्थक तो 50% होगा। यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे तो 25%, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो मध्य चतुर्थक 50%, और 50 के ऊपर जाएंगे तो ये आपका ऊपरी चतुर्थक है।
तो ऊपरी चतुर्थक को तृतीय चतुर्थक बोलते हैं, प्रथम चतुर्थक को निम्न चतुर्थक बोलते हैं, और बीच वाले को हम मध्य चतुर्थक या द्वितीय चतुर्थक बोलते हैं। 4 पार्ट में होता है। अब इस पे प्रश्न कैसे बने हैं अभी मैं दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझिएगा। Q1 का मान कैसे होगा, तो Q1 का मान कैसे होगा ये समझ लीजिएगा। ये सारे के लिए सबके लिए वही है, n+1/4 होता है, n+1/4 होता है, n+1/4 होता है। n मतलब होता है पदों की संख्या, n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। 4 से इसलिए भाग किए हैं क्योंकि ये आपका चतुर्थक है। अगर दशमक होता, आपका दशमक होता तो 10 से भाग करते, आपका शतमक होता तो 100 से भाग करते। Q1 आ गया। Q3 जो होगा वो n+1/4 होगा, n+1/4। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 25% है। ये आपका कितना है, 25% है। ये 75% है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/4। ये तीसरा, ये आपका एक पहला चतुर्थक है, दूसरे वाले में 2 का गुणा करेंगे, तीसरे वाले में 3 का गुणा करेंगे, तो ये Q3 है। आप समझते चलिए, भी आपको समझ में आएगा बहुत तेजी से। अब आपको प्रश्न पूछ लिया, यूपी पीसीएस में है, प्रथम चतुर्थक माना जाता है, तो प्रथम चतुर्थक को ही हम निम्न चतुर्थक तो कहते हैं। प्रथम चतुर्थक को ही हम क्या बोलते हैं, निम्न चतुर्थक बोलते हैं। देखिए बहुत टफ चीज़ें नहीं है, चतुर्थक, दशमक, शतमक ये सब आसान है। जब कभी नहीं पढ़े हैं तो हमें कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। और ये सब पढ़े रहेंगे तो आगे के अरिथमेटिक को मैं बहुत तेज़ी से पढ़ाऊँगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अभी आप पढ़ते चलें। अगला, ये आपके ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है। अब आप कहते हैं कि सर बहुत टफ नहीं, आपके मैं एग्ज़ाम के पॉइंट आप व्यू से पढ़ा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम में बन रहे हैं अगर उसको नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न क्या बना रहा है। रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, अच्छे की धज्जियाँ उड़ जाएँ कि इस प्रश्न को कैसे करें। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आंकड़ों के 75% की ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है, यानी कि 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शा रहा है, और आंकड़ों से 25% को निम्न चतुर्थक दर्शा रहा है, मतलब 75% जो है वो किसको दिखाता है, ऊपरी चतुर्थक को, और 25% किसको दिखा रहा है, निम्न चतुर्थक को। तो माध्यक मतलब मध्य चतुर्थक किसे दर्शाएगा, तो 50% दर्शाएगा। ये आपके रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है। अब आप सोच सकते हो कि ग्रुप डी के लिए जब मुझे इस तरह के प्रश्न से सामना करना पड़ रहा है तो यूपीएसआई तो अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक, उससे बहुत बड़ी है। उसका आपका ग्रेड पे 1800 है और यूपीएसआई का 4200 ग्रेड पे है, तो अंतर है। तो प्रश्नों में भी अंतर रहेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों में अंतर रहे ना रहे, लेकिन आपको पढ़ना इसी टाइप के है प्रश्न, ठीक। हम चतुर्थक पढ़ लिए तो मोटे मोटे चतुर्थक के बारे में जान जाएंगे, तो प्रश्न बनाएगा तो हमें चतुर्थक नया नहीं दिखेगा, हमें चतुर्थक पुराना दिखेगा, और हम प्रश्न करके चले आएंगे। वहाँ हमें नया नहीं दिखे चतुर्थक कहाँ से आ गया, और बाहर निकले कहें चतुर्थक कहाँ से आ गया। चौंकने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते चलिए। अगला, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न ग्रुप डी का पढ़ चुके, यूपीएसआई का आ गया। कह रहा है कि निम्न तालिका एक सांख्यिकी कक्षा में 30 छात्रों की परीक्षा दर्जे को दर्शाती। 30 छात्र हैं, उनके दर्जे को दर्शाती है, मतलब 71 से 75 अंक जो हैं वो 3 छात्र पाए हैं, 76 से 80 जो है अंक 9 छात्र पाए हैं, 81 से 85 के बीच में 5 छात्र पाए हैं, 86 से 90 के बीच में 7 छात्र पाए हैं, 91 से 95 के बीच 4 छात्र पाए हैं, 96 से 100 के बीच 2 छात्र पाए हैं। तो आपसे कह रहा है कौन से अंतराल में पहला चतुर्थक होता है, मतलब मुझसे पहला चतुर्थक यानी कि निचला चतुर्थक यानी कि निम्न चतुर्थक होगा। ये आपका क्वेश्चंस है और आपसे इसमें पूछ रहा है कि निम्न चतुर्थक किस वर्ग अंतराल में होगा, कौन से वर्ग अंतराल में होगा। वर्ग अंतराल 96 से 100 वाले में होगा, कि 86 से 90 वाले में होगा, कि 76 से 80 वाले में होगा, कि 71 से 75 वाले में होगा, ठीक। तो आपको एक चीज पता है कि Q1 का मान जो होता है वो
+1/4 होता है। निम्न चतुर्थक यही होता है। निम्न चतुर्थक क्या होता है? n+1/4, n+1/4 यही हमारा निम्न चतुर्थक है। अब n का मतलब ये दिखाता है पदों की संख्या। n क्या दिखाता है? पदों की संख्या। तो कुल कितने पद हैं, यानी कुल कितने छात्र हैं, कुल कितनी संख्या है, तो 30 छात्र हैं। अगर आपको पदों की संख्या निकालना है, इसको भी जोड़ेंगे तो ये 30 ही आएगा। 4 2 6 7 13, 13 5 18, और 18 और 9 27 3 30, ये 30 ही तो हुआ। कुल कितने पद हैं, यानी कुल कितने छात्र हैं, 30 है। तो रख दीजिए n के स्थान पे 30 और +1/4, और ये वां पद होता है। ये क्या होता है? वां पद होता है। ये कौन सा पद होता है? वां पद, मतलब n+1/4वां पद, मतलब 30 + 1 31/4, मतलब 7 4 7 28, बचा कितना? 3 नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, बचा 4 7 28 और फिर 4 5 20, 7.75वां पद, 7.75वां पद। बताइए किस में जाएगा? 7.75वां पद किस में जाएगा? तो 7.75वां पद का मतलब है 7.75 से बड़ा कौन सा मान है? तो 7.75वां पद, 7.75वां पद इसी 9 वाले में आएगा। और ये 9 वाले का वर्ग अंतराल क्या दे रहा है? 76 80, इसी वाले में आएगा। 7.75, ये तो 7 ही है, ये तो 4 है, ये तो 2 है, ये अब 3 है, 5 है, तो 7.75वां पद किस में जाएगा? 9 में जाएगा। और 9 का वर्ग अंतराल क्या है? 76 80। 76 80 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। ये यूपीएसआई 2017 के प्रश्न है। टफ कुछ भी नहीं है, कहीं से कुछ टफ नहीं है, एक लाइन के क्वेश्चन हैं। लेकिन जब नहीं पढ़ा है तो ये देख के ही डर जाएंगे वहाँ कि क्या आया और क्या नहीं आया। ऐसे प्रश्न जब 2017 में बनाया है तो 21-22 तक तो आपके ये सब प्रश्न बनाना लाजमी है। नहीं बनाएगा तो फिर आपके साथ घोर अन्याय करेगा। और प्रश्न बनाएंगे, आप पढ़ते चलिए, क्योंकि एक एक प्रश्न की कीमत बहुत ज़्यादा है। ठीक, एक प्रश्न से सिलेक्शन रुक जाता है और एक प्रश्न से आपका सिलेक्शन हो भी जाता है। तो एक एक प्रश्न आपको पढ़ने की ज़रूरत है और एक एक प्रश्न से आपकी मेरिट ज़बरदस्त बनेगी। अभी जब तक एग्ज़ाम कुछ डेट अनाउंस नहीं है तब तक ज़बरदस्त धमाकेदार पढ़ते रहिए। चलिए अगले प्रश्न 10वां का आगे। चतुर्थक पढ़ लिए। चतुर्थक को 4 भागों में बांटते थे और इसको किसी श्रेणी को 10 समान भागों में विभाजित करने वाले पद या मूल्य दशमक कहलाते हैं। इन्हें डी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब डेसिल्स है। डेसिल्स का मतलब होता है दशमक, इन्हें डी से प्रदर्शित करते हैं। और चतुर्थक को क्यू से, क्वार्टाइल होता है, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है ऐसे आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 10 हिस्सों में ये बटेगा बराबर बराबर। और इसको D1, ये आपका D1, ये इसको D1 बोलेंगे, इसको D2 बोलेंगे, इसको D3 बोलेंगे, D4 बोलेंगे, D5 बोलेंगे, D6 बोलेंगे, D7 बोलेंगे, D8 बोलेंगे और D9 ही होगा। मतलब 10 बराबर भागों में बटेगा, एक हिस्सा कम होता है। तो फार्मूला वही चीज़ है, n+1 ये होता ही है बटे कितना? बटे 10, क्योंकि उसमें 4 से भाग करते थे, इसमें 10 से। यहाँ n का मान हमने ले लिया n ये बताता है कि कौन से दशमक की बात कर रहा है, चौथे दशमक की बात कर रहा है कि 5वें दशमक की। ये n मतलब पद है, ये कैपिटल N वाला ये पद है, स्मॉल n वाला ये हमारा दशमक की संख्या बताता है कि चौथे दशमक की बात कर रहा है कि 5वें दशमक की बात कर रहा है। ये dn बराबर n+1/10 गुणे n होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शतमक पे ही, ये आप समझिए बस पहले। अब शतमक आ गया, परसेंटाइल बोलते हैं किसी श्रेणी को। शतमक का मतलब शत मतलब 100 होता है। किसी श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करने वाले मूल्य शतमक कहलाते हैं। इन्हें P से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटाइल है मतलब ऐसे आपका एक श्रेणी दी है, उसको कितने भागों में बांटेंगे? तो उसको 100 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में? 100 भाग में बांटेंगे। इस तरह से आपके 100 भाग में बांटेंगे और सबको P1 P2 P3 P कहाँ तक? P99 तक जाएगा आपके। ये हमें वो चीज़ नहीं ध्यान रखना है।
हमारा जो फार्मूला बनेगा वो P बराबर क्या बनेगा, P बराबर n दिखा रहा है कौन से आपके शतमक की बात हो रही, तो n+1 तो रहता ही रहता है। अगर क्वार्टाइल है यानी चतुर्थक है तो 4 से भाग करते हैं, अगर आपका अगर दशमक है तो 10 से भाग करते हैं, अगर शतमक है तो 100 से भाग करते हैं। यहाँ गुणे n की बात हो रही, यहाँ गुणे n की बात। n का मतलब है कि कौन से आपके दशमक, शतमक और चतुर्थक की बात हो रही। Q1 वाले में तो यहाँ 1 का गुणा होता था क्योंकि पहले की बात कर रही है, और तृतीयक में तो 3 से, और आपका ऐसे दशमक में तो नीचे 10 से भाग होगा, और कौन से सातवें की बात करेगा तो 7 से गुणा करेंगे, जिसकी बात करेगा क्योंकि बहुत सारे हैं ना, 100 हैं आपसे पूछ लेंगे 87वें बताइए या 65वें बताइए, तो यहाँ 65 से गुणा कर देंगे। अभी प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा। यूपीएसआई के ये दिया हुआ यूपीएसआई 2017 का निम्न डाटा 3 दिनों में 20 बल्लेबाज हैं। कितने बल्लेबाज? 20 बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है। ये बल्लेबाज 20 बल्लेबाज हैं, पहला बल्लेबाज 45, दूसरा 48। और जब भी ये 10 आपकी शतमक की बात होगी, शतमक हमेशा किस क्रम में होता है? आरोही क्रम में होता है। शतमक आरोही क्रम में होता है, ये प्रश्न पूछता है। शतमक किस क्रम में रखते हैं उसको? तो आरोही क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम में। और ये बढ़ते क्रम में खुद ही सजा के यूपीएसआई वालों ने दिया था कि आपको सजाने की जरूरत नहीं है। 45 से बड़ा 48, 48 से बड़ा 63, 63 बड़ा 66, 69, 70, 73, 76, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 96, 98, ये बढ़ते क्रम में खुद ही सजा के दिया है। जब इस तरह से प्रश्न बड़े बड़े हैं तो उसको सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सजाया देगा। ठीक, इस श्रृंखला में 65 के स्कोर के लिए शतमक वर्ग ज्ञात करें। 65 के स्कोर के लिए, किसके लिए? 65 के स्कोर के लिए। तो आइए फार्मूला लगाते हैं, n+1 बटे, ये शतमक है तो 100 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 100 से, और गुणे ये n होता है। यही तो होता है फार्मूला ना, फार्मूला तो यही होता है, ये p यही होता है। और इसको कैसे लगाएंगे आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं है। n मतलब कुल कितने पद हैं, कैपिटल N का मतलब कुल कितने पद हैं, तो 20 ही तो पद हैं, 20 हो गया, और +1 21, अब बटे कितना 100। और ये किस शतमक की 65वें स्कोर की, तो 65 से गुणा करना है। 65 के स्कोर के लिए शतमक वर्ग क्या है, तो 65 के स्कोर के लिए शतमक, यानी 65वां आपका शतमक निकालना है। 65वां शतमक कौन सा होगा, तो 65 से गुणा करना है। आपसे कह रहे हैं ना 65 के स्कोर के लिए, 65 इसमें थोड़ी कहीं लिखा है, इसमें 65 नहीं लिखा, वो आपके 1 से लेकर 99 तक होते हैं, मतलब 100 तक होते हैं। आपके 65वें वाले का शतमक पूछ रहा है, तो 65 से गुणा किए। आपसे यहाँ पूछता 25वें का बताइए तो 25 से, आपसे कहता 38वें का बताइए तो 38 से गुणा करते, यही चीज़ करना है। आइए गुणा कर लेते हैं। 21 गुणे 65 बटे 100, ये वहाँ पद होता है। ये क्या होता है? वहाँ पद होता है, वहाँ पद होता है। गुणा कर लीजिए, भाग मत करिए, अभी 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं। 21 पंचे 105 की 5 हासिल 10, और 21 छक्का 126, 126 और 10 136 बटे 100। भाग करेंगे तो ये 13.65वां पद आ जाएगा। 13.65वां पद आ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 13.65वां पद का मतलब किस ओर है? 14वें। 13.65 का मतलब क्या? 14वां पद। 14वां पद बताइए कौन सा है? आइए देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां पद। 14वां पद यही आया। क्या आया? 14वां पद। 85 आया। 85 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। आप अगर चीज़ों को समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, नहीं समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब प्रश्न बने हुए। और छोटे छोटे प्रश्न अगर आप पढ़ोगे जो एग्ज़ाम में बने ही नहीं हैं तो उससे आप खुश हो सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। ये आपको मैं बुरा लगे चलेगा, लेकिन जो मैं हकीकत में वही बता रहा हूँ। छोटे छोटे प्रश्न आप लगा लोगे, वो प्रश्न आपके 2-4 कर सकते हो। छोटे छोटे तो मैं बताऊँगा ही, आपको ये इन सब प्रश्नों को भी आपको देखना है 1 बार 2 बार, क्योंकि नई चीज़ें हैं तो लगाइए। और इस सब को पढ़े हो तो रेलवे में भी बहुत काम करता है। चाहे RPF SI दे लीजिए, चाहे आप
रेलवे ग्रुप डी दे लीजिए, चाहे एनटीपीसी दे लीजिए, चाहे यूपीएसआई दे लीजिए, ये सब प्रश्न आपके यहाँ पे बने हैं और ये सब प्रश्न में बने बनाए प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। और इसके आसपास कुछ चीज़ें जो बन सकती हैं वो भी मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ। तो आप बस पढ़ते चलिए, बहुत मज़ेदार है। अब आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर्स को मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि अपने आप में स्टैटिक्स ही बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो हम बस उतना आपको बता दिए जो आपके काम की चीज़ें हैं। अब बाकी यूपीएसआई की बात है, तो यूपीएसआई के जो प्रश्न आए हैं उनको मैं एक साथ प्रैक्टिस में ही प्रैक्टिस करा दूंगा। एक साथ जो आपके स्टैटिक्स में जो प्रश्न बने हैं, एक साथ रिवीजन, आपके 20-22 जो प्रश्न बने हैं एक साथ रिवीजन करा दूंगा। वो मैं कल करूंगा इस काम को। और यूपी टेट वाले आप निश्चिंत रहें, ये आपके यूपी टेट में नहीं आएगा। इस पार्ट को मत देखें। पार्ट आपको देखना है तो 1, 2, 3 को बार बार देखें क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। बाकी इसमें कुछ थियरी बच गई थी तो थियरी मैंने छोड़ के रखा, उसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, बस इतना ही है। आप बाकी पढ़ते रहिए। यूपीएसआई वाले डरिए मत, जम के मेहनत करिए, एकदम लग के मेहनत करिए क्योंकि यही अवसर है, यही कर दिखाने का। ठीक, और किस्मत के भरोसे मत बैठिए। मैंने अभी बताया, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, उसके लिए आपको मेहनत का दीप जलाना पड़ेगा। तो दीप जलाइए, रात रात जग कर आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर ये सब प्रश्न बन रहे हैं, हम 4 पार्ट पढ़ाए हैं तो 4 पार्ट आप एक ही दिन में देख लीजिए, उसकी नोट्स बनाइए और यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं उनको करने की कोशिश करिए। और 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, कब तक नहीं आएगा, जब तक ना आए तब तक मत उठिए। और एक दिन में आपके स्टैटिक्स, एक दिन में कंप्लीट, एक दिन में आप समझ जाएंगे पूरी स्टैटिक्स, एक दिन में। ऐसे आप हर चैप्टर्स को करें, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।